हेलो फ्रेंड्स, स्वागत सभी का राजस्थान जीके की इस क्लास में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सीईटी परीक्षा के लिए। बहुत ही कारगर प्रश्न होंगे ये। आज का पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय है? तो याद रखिए, राजस्थान का 2/3 भाग, कितना भाग? 2/3 भाग वो मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है। यानी राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61.11% है वो किस क्षेत्र में आता है? मरुस्थल क्षेत्र में आता है। ये भी आप ध्यान में रखिए कि जो ये मरुस्थलीय भाग है ये किस सागर का अवशेष है? ये तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। तैतीस सागर का ये अवशेष माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान के किस जिले में कर्क रेखा गुजरती है? तो राजस्थान के दो जिले आते हैं, राजस्थान का बांसवाड़ा जिला और राजस्थान का डूंगरपुर जिला। इसमें से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। डूंगरपुर का एक क्षेत्र आता है चीखली गांव। याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीज है ये, चीखली गांव से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्न नंबर 3 देखिए कि अरावली श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो अरावली श्रेणी जो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, सबसे ऊंची चोटी उसकी कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1722 और इस पर 5 मीटर का कृत्रिम मंदिर बना हुआ है। तो टोटल इसकी ऊंचाई है 1727। याद रखिए, अगर परीक्षा में दोनों ही ऑप्शन दिए गए 1722 और 27, तो 1722 इसकी कृत्रिम ऊंचाई है, वो सही करना है। दूसरी जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है? शेर। दूसरी जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है? शेर है, जिसकी ऊंचाई वो 1597 है। अरावली की कुल लंबाई पूछे तो 692 किलोमीटर और राजस्थान में इसका विस्तार 550 किलोमीटर है। यानी कुल अरावली का लगभग 80% भाग है वो राजस्थान में आता है। एक साथ हमने कई प्रश्न कवर करने हैं, तो ये जितने प्रश्नों की सीरीज रहेगी उससे आप ये मानिए 10 से 20% वो एक्स्ट्रा आपको मिलते जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा वाला प्राप्त करता है? सबसे कम वार्षिक वर्षा वो किस क्षेत्र में होती है? राजस्थान में जैसलमेर में होती है, बाड़मेर, उन क्षेत्रों में होती है। यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार वह क्षेत्र कौन सा आता है? कोपेन ने जलवायु प्रदेशों में सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र जैसे जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, फलोदी, हनुमानगढ़, इन क्षेत्रों को रखा है BWHW में। अगला प्रश्न देखिए, मालपुरा करोली मैदान भाग है किस नदी का भाग है? तो ये बनास नदी बेसिन का भाग माना जाता है। बनास नदी बेसिन का भाग माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सही परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है? सही परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है? तो ये सही परियोजना है, ये है जवाई बांध से संबंधित। यानी जब जवाई बांध में पानी की कमी आती है तो पानी की मात्रा को बढ़ाने के लिए उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील आती है। कोटड़ा तहसील में सही परियोजना की शुरुआत की गई थी और उस सही नदी का पानी है सुरंग के माध्यम से जोई बांध तक पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, पंचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? पंचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? तो यह राजस्थान के बालोतरा जिले में आती है। पहले बाड़मेर से बालोतरा अलग हो जाता है, तो बालोतरा में ये स्थान आता है पंचपदरा है, ये राजस्थान के बालोतरा जिले में आती है। और इस झील से उत्तम श्रेणी का नमक उत्पादित किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, 98% है वो सोडियम क्लोराइड होता है। 98% कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। एक प्रश्न और भी बनता है इससे कि यह नमक कौन सी जाति के द्वारा तैयार किया जाता है? तो खारवाल जाति के द्वारा। कौन सी जाति के द्वारा? खारवाल जाति के द्वारा। कौन सी पद्धति से, कौन सी झाड़ी से? मोरडी झाड़ी से। प्रश्न नंबर 8 देखिए कि राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था तैयार किया जाता है? राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था तैयार किया जाता है? तो खेर वृक्ष से कत्था तैयार किया जाता है। और ये कौन सी जनजाति करती है? कथोड़ी जनजाति के द्वारा हांडी प्रणाली के माध्यम से, हांडी प्रणाली के द्वारा खेर वृक्ष से कत्था तैयार किया जाता है। ये वृक्ष मुख्यतः पाए कहां पर जाते हैं? तो ये वृक्ष मुख्य रूप से उदयपुर, सलुम्बर, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक ये पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक रवि की फसल है? कौन सी फसल है? वो रवि की फसल है। जूट है, गेहूं है, बाजरा है, मूंगफली, कौन सी फसल है? तो इसमें जो गेहूं की फसल है वो एक रवि की फसल होती है। और रवि की फसल है वो अक्टूबर नवंबर में बोकर मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, बांसवाड़ा जिले में
बांसवाड़ा जिले के सवानिया, कालाखुंटा और घाटिया क्षेत्र किस खनिज के भंडारों के लिए जाने जाते हैं? बांसवाड़ा की क्षेत्र है शिवानिया, कालाखुंटा और घाटिया। ये जो क्षेत्र है ये किस किस खनिज के लिए भंडार है? ये किस खनिज के? तो ये मैग्नीज खनिज के भंडार है, मैग्नीज खनिज के भंडार है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 कि राजस्थान में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? प्रश्न पूछा गया नहीं है, तो राजस्थान में ऊर्जा का जो परंपरागत स्रोत नहीं है वो है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के अलावा पवन ऊर्जा होगी, सौर ऊर्जा के अलावा पवन ऊर्जा होगी, बायोमास हो गई, या फिर बायोगैस हो गई, भूतापीय ऊर्जा होगी, ये गैर परंपरागत स्रोत होते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए, सन 2002 और 3 में राजस्थान राज्य के कुल कितने जिलों को अकाल प्रभावित जिले घोषित किए गए थे? सन 2000 और 3 में 32 जिलों को, कितने जिलों को? 32 जिलों के लगभग गांव थे, 40,990 गांव थे जिन्हों अकाल प्रभावित घोषित किए गए थे। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा रसोई योजना का नाम परिवर्तित, इंदिरा रसोई योजना का परिवर्तित नाम निम्न में से कौन सा है? तो इंदिरा रसोई का वर्तमान में जो नाम है उसे कहा जाता है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। ये और देखिए आप, इंदिरा रसोई की शुरुआत कब की गई थी? 20 अगस्त को। कब? 20 अगस्त 2020 को, 20 अगस्त 2020 को। और एक संकल्प लिया गया था, कोई भूखा न सोए, कोई भूखा न सोए, संकल्प लेकर के 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी। और वर्तमान में इसे जाना जाता है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, जिसका नाम परिवर्तित हुआ था, ये भी ध्यान में रखना आपको, जनवरी 2024 में, जनवरी 2024 में। प्रश्न नंबर 14 देखिए, भैंस की कौन सी नस्ल दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो सबसे श्रेष्ठ है मूरा नस्ल है, सबसे श्रेष्ठ है वो मूरा नस्ल है, जो प्रतिदिन कितना दूध देती है? 20 से 25 लीटर, 20 से 25 लीटर दूध देती है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता दर किस जिले में अंकित की गई? सर्वोच्च महिला साक्षरता दर है वो कोटा जिले में अंकित की गई थी, और कोटा में कितनी थी? 65.9%। प्रश्न नंबर 16 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य कथन बताना है? तो ये 16 नंबर प्रश्न है। ये निम्न में से कौन सा कथन है राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है? तो इसमें देखो आप, राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत होता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, ये बिल्कुल इसमें गलत है, क्योंकि राजस्थान राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। राजस्थान प्रशासनिक का नहीं, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, प्रश्न नंबर 17 देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगा था, वो लगा था भैरव सिंह शेखावत के समय में। राजस्थान में जो प्रथम आपातकाल लगा था राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था, तब थे मोहनलाल जी सुकाड़िया। उसके बाद में 1977 में लगा था, तो उसमें थे हरिदेव जी जोशी थे। उसके बाद में 1980 में और 1992 में 1992 में राष्ट्रपति शासन लगा था भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में। अगला प्रश्न देखिए, स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है राज्यपाल। कौन दिलाता है? राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आने वाला जिला कौन सा है राजस्थान का? तो इसमें जो ऑप्शन आता है चित्तौड़गढ़ इसमें उत्तर रहेगा, ये जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। प्रश्न नंबर 20, राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1953 को। प्रश्न नंबर 21 देखिए,
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? तो राज्य सरकार के द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? तो इसमें किए जा सकते हैं 8 व्यक्ति, अधिकतम 8 व्यक्ति नगर परिषद में। नगर पालिका की बात करें, ये तो नगर परिषद होगी, नगर पालिका की बात करें तो अधिकतम इनकी संख्या होती है 6, और नगर निगम में इनकी संख्या हो जाती है 12। प्रश्न नंबर 22 देखिए, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1949 में, अप्रैल 1949 में। और कहां पर हुई थी? जयपुर में। कहां पर हुई थी? जयपुर में। प्रश्न नंबर 23, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। और निम्न में से इनमें से कौन शामिल नहीं होता है? तो इनमें शामिल नहीं होता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होता। प्रश्न नंबर 24 देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वीकृति सदस्य संख्या अध्यक्ष सहित कितनी होती है? तो अध्यक्ष सहित इनकी संख्या होती है 8, 7 सदस्य होते हैं और एक इसमें क्या होता है? अध्यक्ष होता है। प्रश्न नंबर 25 देखिए, राजस्थान में 25 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो ये वार्षिक प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत करता है राज्य के राज्यपाल को। 26 नंबर प्रश्न देखिए, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? गणेश्वर सभ्यता है वो कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। वर्तमान में कहां पर? नीम का थाना में। नीम का थाना में। प्रश्न नंबर 27 देखिए, शेंद्वेश सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, वो मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। 28 नंबर प्रश्न कि बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? कौन से सूरवीरों की मूर्तियां हैं वो बीकानेर के जूनागढ़ किले के आगे वर्तमान में स्थित है? तो वे हैं जैमल और फतेह। जैमल और फतेह। जैमल और फतेह की जो मूर्तियां बनवाई गई थी वो बनवाई गई थी अकबर के द्वारा, और बाद में इसे कहां पर लाया गया था? बीकानेर के जो प्रसिद्ध शासक थे राय सिंह, उनके द्वारा ये यहां पर ला करके ध्वजारूढ़ की गई थी। तो वर्तमान में ये जैमल और फतेह की मूर्तियां बीकानेर के जूनागढ़ किले के बाहर हैं। प्रश्न नंबर 29 देखिए, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? चौहान शासकों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी? तो वो थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर, जिसे वर्तमान में कहा जाता है नागौर, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नागौर के नाम से। प्रश्न नंबर 30, लाला जयदयाल और मेहराब खान ने कहां 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो उन्होंने नेतृत्व किया था कोटा में। कोटा में 1857 की क्रांति के दौरान उन्होंने नेतृत्व किया था, और मेजर बर्टन जो पॉलिटिकल एजेंट थे कोटा के, मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया था। प्रश्न नंबर 31 देखिए, भीमजी की डुंगरी और बीजक की पहाड़ी। भीमजी की डुंगरी और बीजक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित स्थल है? तो ये राजस्थान के विराट सभ्यता से, राजस्थान की विराट सभ्यता से संबंधित स्थल है। प्रश्न नंबर 32 देखिए, 1932 ईस्वी में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? मेव किसान आंदोलन ये किसके नेतृत्व में हुआ था? डॉक्टर मोहम्मद हादी के नेतृत्व में। डॉक्टर मोहम्मद हादी थे और इनके साथ थे चौधरी यासीन खान। चौधरी यासीन खान, इन दोनों के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 33 देखिए, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? तो भगत पंथ के प्रतिपादक थे गोविंद गिरी जी। प्रश्न नंबर 34, जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी, कौन से प्रजा मंडल की स्थापना की थी? तो जयपुर प्रजा मंडल की। कौन से की? जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना। और कब की गई? 1931 में तो जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना की थी कपूर चंद पाटनी, लेकिन 1936 में इसका पुनर्गठन हुआ था। 1936 में जो पुनर्गठन हुआ था वो जमनालाल बजाज के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 35, राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना था?
राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बने थे गोकुललाल असावा। 36 नंबर प्रश्न देखिए, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन नेता थे? भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन नेता थे? तो इसमें नेता थे किशनलाल जी जोशी, किशनलाल जी जोशी, और इन्हीं के प्रयासों से भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 37 देखिए, वृद्ध राजस्थान का राज प्रमुख किसे घोषित किया गया था, किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था महाराजा सवाई मानसिंह को, महाराजा सवाई मानसिंह को। ये वृद्ध राजस्थान के राज प्रमुख बने थे। प्रश्न नंबर 38 देखिए, ओसिया के मंदिर समूह, ओसिया के मंदिर समूह किस वंश की देन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं प्रतिहार वंश की देन, प्रतिहार वंश की देन। प्रश्न नंबर 39, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो इसमें जो संस्कार दिया गया है जड़ूला, जड़ूला इनका संबंध है वो जन्म से है, जड़ूला। सामिला हो गया और बिंदोली हो गया, ये किस से होते हैं? विवाह से होते हैं। मौसर हो गया मृत्युबोध से संबंधित। संत पिंपा की गुफा कहां पर है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। संत पिंपा जो दर्जी समुदाय के आराध्य देव माने जाते हैं, उनकी गुफा है वो कहां पर स्थित है? तो उनकी गुफा है वो संत पिंपा जी की टोडा ग्राम में। एक तो टोडा ग्राम में गुफा है, टोडा ग्राम में, ये टोंक में आता है। और इनकी जो छतरी है, इनकी जो छतरी है वो कहां पर है? गागरोन दुर्ग में। तो ये गुफा पूछी गई है तो टोडा गांव टोंक में। प्रश्न नंबर 42 देखिए, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है तेजाजी के संबंध में? तो यहां पर जो दिया गया है पनेर, पनेर तेजाजी का ससुराल था। क्या था? पनेर तेजाजी महाराज का ससुराल था। प्रश्न नंबर 43, राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू, केसी मालू किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो केसी मालू जी का संबंध था संगीत क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से? संगीत क्षेत्र से। प्रश्न नंबर 44, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहां से लाई गई थी? महाराजा मानसिंह जो लाहौर से, कहां से लाए थे? ये लाहौर से मानसिंह प्रथम के द्वारा मीनाकारी की कला वो लाई गई थी। प्रश्न नंबर 45 देखिए, कमला और इलायची, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार है? तो इनका जो संबंध है वो नाथद्वारा की पिछवाई चित्र शैली से है, कमला और इलायची का संबंध। प्रश्न नंबर 46 देखिए, कुट सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान की जो नीचे देखे कुट का उपयोग करते हैं उसका सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो वीर तेजाजी का मेला कहां पर लगता है? वीर तेजाजी का मेला वो प्रबसर नागौर में लगता है। कहां पर लगता है? प्रबसर नागौर में लगता है, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक। शिवरात्रि का मेला कहां पर लगता है? ये करौली में लगता है। शिवरात्रि का मेला है करौली में लगता है, माघ पूर्णिमा से फाल्गुन कृष्ण सप्तमी तक। चंद्रभागा का पशु मेला ये कहां पर लगता है? ये झालापाटन झालावाड़ के अंदर, झालापाटन झालावाड़। और मल्लीनाथ पशु मेला ये बालोतरा बाड़मेर, बालोतरा अलग जिला बन गया है वर्तमान में। तो ऑप्शन के आधार पर इसमें कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन 1 नंबर है इसमें सही रहेगा। प्रश्न नंबर 47 देखिए, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है चूप। राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों के द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो संगीत वाद्य यंत्र जो बजाया जाता है वो बजाया जाता है तंदूरा, तंदूरा। इसे चौतारा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? चौतारा के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रश्न नंबर 49 देखिए, झालावाड़ की मुख्य बोली कौन सी है? झालावाड़, कोटा, इन क्षेत्रों की बोली है वो हड़ौती बोली। कौन सा युगल नृत्य है पूछा गया है, कौन सा युगल नृत्य है? तो इसमें जो संक्रिय नृत्य दिया गया है, पणिहारी नृत्य होता है, संक्रिया हो गया, पणिहारी हो गया, इंडोनी हो गया, ये सभी ये नृत्य कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। युगल नृत्य कौन सा है? संक्रिय नृत्य इसमें। प्रश्न नंबर 51 देखिए, हेल्द्रू संस्था संबंध है। हेल्द्रू संस्था का संबंध किस जनजाति से है? तो हेल्द्रू संस्था का संबंध है वो ग्रासीय समाज की एक सहकारी संस्था है। ग्रासीय समाज की एक सहकारी संस्था है हेल्द्रू संस्था। ऑप्शन 1। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण ही, रिंदरोही किसकी रचना? रिंदरोही ये किसकी रचना है? तो ये अर्जुन देव चारण की कविताओं का संग्रह, अर्जुन देव चारण की कविताओं का संग्रह माना जाता है। ये माना नहीं जाता है।
एक जैसे नौ महल, एक जैसे नौ महल किस किले में बने हुए, किसके द्वारा बनाए गए थे? माधो सिंह के द्वारा, अपनी 9 रानियों के लिए। माधो सिंह के द्वारा अपनी 9 रानियों के लिए ये महल बनवाए गए थे नाहरगढ़ दुर्ग में। नाहरगढ़ दुर्ग में माधो सिंह सेकंड के द्वारा अपनी 9 रानियों के लिए। प्रश्न नंबर 54 देखिए, किशनगढ़ की फल्गुबाई, किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? तो किशनगढ़ की फल्गुबाई का संबंध है वो चरी नृत्य से। कौन से नृत्य से? चरी नृत्य से। प्रश्न नंबर 55 देखिए, नेवरी, नेवरी शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? ये एक आभूषण है। नेवरी शरीर के कौन से अंग में? नेवरी पैरों का आभूषण है। नेवरी पैरों का आभूषण होता है, एक प्रकार की ये पायल होती है, पाजेब होती है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष है वो बनता है अपवर्तन और परावर्तन के कारण। अपवर्तन, परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष का वो निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 57 देखिए, हर्ज नहीं हर्टज, हर्टज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्टज है वो तरंगों की आवर्ती की मापने की यूनिट होती है। प्रश्न नंबर 58, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार आपने देखा होगा, जब मौसम बनता है तो बादलों में एक तड़ित झंझा ये प्रदर्शित होती है, तो उसी के अनुसार तड़ित चालक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? यह आविष्कार किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। प्रश्न नंबर 59, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? हो जाता है, वर्षा की जो बूंदे धरती पर गिरती है उससे पहले उसका आकार गोल हो जाता है, तो ये किस कारण से होता है? तो ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान कीजिए। तो देखिए, आप एक तरफ दिया गया सूची फर्स्ट, दूसरी तरफ सूची सेकंड। पहला देखिए, लैक्टिकल अम्ल, ये किस में पाया जाता है? ये दूध में। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल सिरका, एसिटिक अम्ल सिरका। साइट्रिक अम्ल, तो ये होता है नींबू में। अगला ब्यूटाइरिक अम्ल, ये दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है। कुट का कुट यहां पर दिए नहीं गए। भोपाल गैस त्रासदी में संबंधित यौगिक का नाम क्या था? भोपाल गैस जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, भोपाल त्रासदी गैस, जहां गैस के रिसाव होने के कारण बड़ा विस्फोट हुआ था। आज भी लोग वहां पर जन्म लेने वाले बच्चे वो अपंग यानी किसी न किसी अंग से ग्रसित होते ही हैं। तो वहां पर कौन सी गैस थी भोपाल गैस त्रासदी में? तो वहां थी मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। प्रश्न नंबर 62 देखिए, परमाणु अभाज्य है, परमाणु अभाज्य है, ये निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? ये प्रस्तावित किया गया था डाल्टन के द्वारा। किसके द्वारा? डाल्टन के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था। प्रश्न नंबर 63 देखिए, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न, रतौंधी निम्नलिखित वर्णक की कमी के कारण होता है। रतौंधी रोग, रतौंधी रोग किस वर्णक की कमी के कारण होता है? तो यह होता है विटामिन ए की कमी के कारण। तो इसमें क्या होता है? विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग में दिखना कम हो जाता है। तो विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से होते हैं? दूध होता है, दही, मक्खन, अंडा, मछली का तेल हो, गाजर हो, अखरोट हो, इसमें क्या होता है? विटामिन ए पाया जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन से होता है। और उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यह भी महत्वपूर्ण है। उत्तक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था बीचट ने। किसने? बीचट ने। प्रश्न नंबर 66 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन है जल में घुलनशील होता है? तो इसमें जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी, ये घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन बी और सी, विटामिन बी व सी, ये दोनों घुलनशील होते हैं जल में। जबकि विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, ये वसा में घुलनशील होते हैं। किसमें? वसा में घुलनशील होते हैं। बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं। प्रश्न नंबर 67 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? संक्रामक रोग कौन सा है? तो इसमें जो दिया गया है डिप्थीरिया, ये एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है। प्रश्न नंबर 68 देखिए, मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? वनस्पतिक भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त करता है।
प्रश्न नंबर 69 देखिए, प्रथम भारतीय क्रूज मिसाइल कौन सी है जो परमाणु हथियार ले जा सकती है? जो परमाणु हथियार ले जा सकती है तो वह है निर्भया। निर्भया मिसाइल जिसमें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षमता है। और इस सीरीज का लास्ट प्रश्न देखिए आप, एक तरफ घास के मैदान दिए गए हैं, दूसरा इसमें देश दिया गया है। तो पंपास के घास के मैदान, पंपास घास के मैदान है, ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। कहां पर? अर्जेंटीना में। डाउन्स घास के मैदान है, डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। वेल्ड घास के मैदान है, ये दक्षिण अफ्रीका की घास के मैदान होते हैं। और केटरबरी ये किस क्षेत्र के? न्यूजीलैंड के। तो आज की सीरीज में अगर आपको प्रश्न उत्तरी उचित सही लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।